लेक्चर नंबर 25 है। लास्ट लेक्चर जो है उसके अंदर हमने गेन और एम्पलीफिकेशन जो है उसको स्टडी किया था। तो आज हमने एम्पलीफायर और रेजोनेटर, यानी कि जिससे आप एम्पलीफिकेशन करते हैं, एम्पलीफायर और रेजोनेटर जो हैं इनको डिस्कस करना है। तो एम्पलीफायर का बेसिकली काम क्या होता है? हमने ट्रांजिस्टर को एज ए एम्पलीफायर पढ़ा हुआ है। स्पीकर जो होता है वो साउंड का एम्पलीफायर होता है। तो एम्पलीफायर का बेसिकली काम ये होता है कि वो सिग्नल जो होता है, आपका इनपुट पे जो सिग्नल आ रहा होता है, उस इनपुट पे जो सिग्नल आपको मिलता है उस सिग्नल का एम्पलीट्यूड इंक्रीज कर देता है। तो वह जब एम्पलीट्यूड इंक्रीज होता है तो उसके एम्पलीट्यूड के इंक्रीज करने को हम क्या कहते हैं? दिस प्रोसेस इज नोन एज एम्पलीफिकेशन। तो जब वेव का मीन लेवल से एम्पलीट्यूड जो है वो बढ़ जाता है, इंक्रीज हो जाता है, तो फिर उसकी एनर्जी भी इंक्रीज हो जाती है। तो हम कहते हैं कि ये प्रोसेस जो है दिस इज द प्रोसेस ऑफ एम्पलीफिकेशन। इसमें ट्रांजिस्टर को भी आप एज एन एम्पलीफायर के तौर पर जो है वो यूज़ करते हैं। लेकिन यहाँ पर हम जो एम्पलीफायर यूज़ कर रहे हैं वो क्या कर रहे हैं? हम रेजोनेटर जो है उसको एज एन एम्पलीफायर यूज़ कर रहे हैं लेज़र को प्रोड्यूस करने के लिए, क्योंकि लेज़र भी क्या है? दैट इज़ लाइट एम्पलीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड एमिशन। तो वो एम्पलीफिकेशन आपने कहीं करवानी है, तो वो एम्पलीफिकेशन एम्पलीफायर की मदद से आपने करवानी है। तो a rod shape laser medium without end mirrors, यानी कि जिसके एंड पे मिरर ना लगे हों, एक्ट एज एन एम्पलीफायर। अब ये जो लेज़र मीडियम है ये ऑब्वियसली कौन सा होगा? विच इज़ एक्टिव मीडियम। जो एक्टिव है, एक्टिव वो मीडियम जिसके अंदर आप लेजिंग जो है उसको प्रोड्यूस कर सकते हैं, उसको हम एक्टिव मीडियम का नाम जो है वो देते हैं। तो जो लाइट बीम है, अ लाइट बीम ऑफ अप्रॉक्सीमेट फ्रीक्वेंसी। तो एक लाइट बीम जो है जिसकी के अप्रॉक्सीमेट फ्रीक्वेंसी है, इंसिडेंट ऑन वन एंड ट्रिगर्स, एक एंड पे आप इंसिडेंट करते हैं और ट्रिगर करती है स्टिमुलेटेड एमिशन। उसके नतीजे में स्टिमुलेटेड एमिशन स्टार्ट हो जाता है। लाइट पड़ी, लाइट एक्टिव मीडियम पे, और पढ़ने के बाद क्या हुआ? स्टिमुलेटेड एमिशन जो है वो स्टार्ट हो गया एंड एम्पलीफाइड आउटपुट। और एक एम्पलीफाइड आउटपुट जो है वो इमर्ज होगी फ्रॉम अदर एंड, दूसरे एंड से। एक एंड के ऊपर आप लाइट को इंसिडेंट करेंगे, वो लाइट क्या करेगी? उस एक्टिव मीडियम के अंदर स्टिमुलेटेड एमिशन प्रोड्यूस करेगी, और दूसरे एंड से आपको एम्पलीफाइड आउटपुट जो है वो मिल जाएगा। यानी कि उस एक्टिव मीडियम ने क्या किया? उसने एक एम्पलीफायर का काम जो है वो कर दिया। ठीक है, वो एम्पलीफिकेशन उसने स्टार्ट कर दी।
अब इस तरह के जो एम्पलीफायर्स हैं, सच एम्पलीफायर्स आर यूज्ड टू इंक्रीज, इनको इस्तेमाल किया जाता है इंक्रीज करने के लिए लेज़र पल्स पावर्स, जो लेज़र पल्स की पावर्स हैं उनको, तो हायर लेवल्स पर, यानी कि लेज़र की पावर को ये इंक्रीज कर देते हैं हायर लेवल तक, एंड टू एम्पलीफाई वीक सिग्नल्स in the fiber optic communication systems। ठीक है जी। तो ये इस तरह के एम्पलीफायर्स जो हैं उनको अब लेज़र की पावर, यानी कि जो लेज़र की पल्स आ रही होती है उसकी पावर को इंक्रीज करने के लिए हायर लेवल पर, और इसके अलावा एम्पलीफाई कर देते हैं वीक सिग्नल्स को फाइबर ऑप्टिक्स में। आपको पता है कि फाइबर ऑप्टिक्स में भी जितनी कम्युनिकेशन हो रही होती है वो थ्रू फोटॉन्स हो रही होती है। ठीक है, फोटॉन्स के ज़रिए वो कम्युनिकेशन हो रही होती है, यानी कि उसके अंदर भी आप लेज़र जो है उसको इस्तेमाल कर रहे होते हैं कम्युनिकेशन के लिए। ठीक है, क्योंकि लेज़र जो है इसमें डिस्पर्शन भी कम होता है, वन डायरेक्शनल होती है, तो लिहाजा फाइबर ऑप्टिक्स के अंदर आप जितनी भी डेटा की कम्युनिकेशन है वो इसकी बजाय कि आप करें इलेक्ट्रॉन्स के ज़रिए, इलेक्ट्रिक सिग्नल के ज़रिए, आप लाइट सिग्नल के ज़रिए करते हैं। ठीक है, आजकल आपने सुना होगा कि फाइबर ऑप्टिक्स के ऊपर नेट होता है, इंटरनेट होता है, तो वो उसकी स्पीड जो है वो दूसरे इंटरनेट से जो आम DSL के ऊपर होता है या वायरलेस के ऊपर होता है उसके मुकाबले में बहुत ज़्यादा उसकी स्पीड ज़्यादा होती है। क्यों? इस वजह से क्योंकि उसके अंदर जो कैरियर्स हैं डेटा के वो फोटॉन्स हैं, ना कि इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक है, क्योंकि फोटॉन्स जो हैं वो विद स्पीड ऑफ लाइट मूव करते हैं। इसका मतलब है कि डेटा का जो ट्रांसफ़र है एक जगह से दूसरी जगह वो स्पीड ऑफ लाइट से हो रहा है। ठीक है जी, तो ये हो गया हमारे पास एम्पलीफायर। नो, अब इस एम्पलीफायर के साथ जब आपने लेजिंग करनी है तो आपको ज़रूरत पड़ती है रेजोनेटर की। ठीक है, ऑप्टिकल रेजोनेटर। अब लेज़र जो है ये बेसिकली अगर आप इसकी फेमिलियरिटी देखें तो ये बेसिकली ऑसिलेटर से सिमिलर होता है। ऑसिलेटर में भी क्या होती है, बार बार ऑसिलेशन होती है। तो लेज़र को भी कंटिन्यूसली प्रोड्यूस करने के लिए हमें एक ऑसिलेटर टाइप सिस्टम जो होता है वो रिक्वायर्ड होता है, और वो ऑसिलेटर टाइप सिस्टम जो है वो आपको कहाँ पर मिलता है? वो ऑसिलेटर टाइप सिस्टम जो है वो रेजोनेटर की फॉर्म में लेते हैं। अब रेजोनेटर में क्या होता है, मैंने लास्ट टाइम भी बताया था, जहाँ पर एक्टिव मीडियम होता है उसकी दोनों साइडों पे दो मिरर्स होते हैं। एक मिरर जो होता है वो पार्शली रिफ्लेक्टेड होता है और एक मिरर जो होता है वो फुली सिल्वर्ड होता है। तो जो पार्शली रिफ्लेक्टेड मिरर होता है उसका काम होता है कि जो लेज़र बीम प्रोड्यूस होती है वो उसको बाहर जाने देता है। ठीक है, जो फुली सिल्वर्ड होता है वो क्या करता है, वो जितने फोटॉन्स जनरेट हो रहे होते हैं एक्टिव मीडियम के अंदर उनको दोबारा रिफ्लेक्ट करके एक्टिव मीडियम की तरफ इंसिडेंट कर देता है। तो इसकी वजह से एक चेन रिएक्शन उस रेजोनेटर के अंदर क्या होता है, स्टार्ट हो जाता है, जिसकी वजह से बार बार फोटॉन्स आते हैं, एक्टिव मीडियम से टकराते हैं और लाइट एम्पलीफाई होती है।
और वो एम्पलीफाइड लाइट जो है वो फिर क्या करती है, वो जो आपका पार्शली सिल्वर्ड मिरर होता है, पूरी तरह तो सिल्वर्ड नहीं होता वो, ठीक है, यानी कि कुछ हिस्से को वो जाने दे रहा था ट्रांसमीटर, तो उसमें से वो फोटॉन्स के जो इन फेज होते हैं ज़्यादातर वो उससे बाहर निकलते हैं इन द फॉर्म ऑफ लेज़र, लेज़र की फॉर्म में। तो अब ये सारा प्रोसेस जो है इसमें बार बार फोटॉन्स आते हैं, टकराते हैं और लेजिंग स्टार्ट होती है, तो इसका मतलब है कि ये एक ऑसिलेशन की तरह ये सिस्टम जो है वो वर्क कर रहा है। इसलिए हम कह रहे हैं कि ये लेज़र का जो सिस्टम है जिसमें हम लेज़र को रेजोनेटर के अंदर प्रोड्यूस करते हैं, ये एक ऑसिलेटर की तरह का सिस्टम है, ठीक है। तो ऑप्टिकल रेजोनेटर जो है बेसिकली a laser is very much similar, कि लेज़र जो है वो बहुत सिमिलर है टू एन इलेक्ट्रॉनिक ऑसिलेटर, एक इलेक्ट्रॉनिक ऑसिलेटर से। अब जो ऑसिलेटर होता है उसके अंदर एम्पलीफायर को एक स्पेसिफिक फ्रिक्वेंसी के ऊपर ट्यून किया जाता है, ठीक है, रेजोनेंस फ्रिक्वेंसी भी जिसको हम नाम जो है वो देते हैं। तो इन इलेक्ट्रॉनिक ऑसिलेटर, जो आपके पास इलेक्ट्रॉनिक ऑसिलेटर होता है, एन एम्पलीफायर, एक जो आपके पास एम्पलीफायर है ट्यून्ड टू ए स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी, उसको एक स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी जो है उसके ऊपर ट्यून किया जाता है, इज प्रोवाइडेड विद पॉजिटिव फीडबैक, ठीक है, इज प्रोवाइडेड विद पॉजिटिव फीडबैक एज शोन इन फिगर 1, ठीक है। अब ये फिगर जो है मैं इसको बनाता हूं। पॉजिटिव फीडबैक आप जानते हैं क्या होती है? पॉजिटिव फीडबैक एक नेगेटिव फीडबैक होती है, एक पॉजिटिव फीडबैक होती है। पॉजिटिव फीडबैक क्या होती है? इलेक्ट्रॉनिक्स आपने पढ़ी थी, पेपर रिपीट हुआ था सारा सेम पुराना और बड़े नंबर आ गए थे सबके, क्योंकि पेपर रिपीट हो गया था, वगरना सप्लियाँ होती। हाँ जी, क्या होती है पॉजिटिव फीडबैक? हाँ वो तो ठीक है, वो तो फीडबैक होगी। व्हाट इज पॉजिटिव? मुझे आवाज नहीं आ रही, मेरे कानों के एम्पलीफायर कमजोर हैं जरा। आउटपुट और हाँ इन फेज होते हैं। वेरी गुड, अब आई आवाज सही। यस यू आर राइट, इन फेज होते हैं। तो जब इन फेज होंगे तो इसका मतलब है कि वो फिर एम्पलीट्यूड जो है वो इंक्रीज करेगा। जारी बात है वो आपस में इंटरफेयर करेंगे तो फिर उसकी वजह से एम्पलीट्यूड जो है वो, तो यहाँ पर क्या यूज हो रही है? पॉजिटिव फीडबैक यूज हो रही है। अच्छा अब मैं बनाता हूँ इसकी फिगर जो पॉजिटिव फीडबैक है। देखिए ये डायोड लगा होता है यहाँ पर इसके साथ, ये मैं भी इलेक्ट्रॉनिक बना रहा हूँ, इलेक्ट्रॉनिक वाली। अभी मैं जो फोटॉन्स वाली है, लेजर वाली है, वो बाद में बनाऊंगा। ये बीटा फैक्टर है यहाँ पर, ये आपके पास ई आउट है, ठीक है, और यहाँ से ये ई इन एनर्जी जो है वो आ रही है। ठीक है, ये है फिगर आपके पास 1।
ये किसको रिप्रेजेंट कर रही है? फीडबैक ऑसिलेटर। ठीक है जी, ये क्या है? ये फीडबैक ऑसिलेटर है। ये क्या कर रहा है? ये बीटा इज द फैक्टर फॉर फीडबैक, पॉजिटिव फीडबैक। अब हो क्या रहा है यहाँ पर एक्चुअली? अब इधर हो ये रहा है कि जब आप ऑसिलेटर को स्विच ऑन करते हैं, व्हेन द ऑसिलेटर इज स्विच्ड ऑन, जब ऑसिलेटर जो है वो ऑन हो जाता है, तो कोई भी जो नॉइज सिग्नल है, एनी नॉइज सिग्नल, तो कोई भी जो नॉइज सिग्नल है ऑफ द अप्रॉक्सीमेट फ्रीक्वेंसी, किसी अप्रॉक्सीमेट फ्रीक्वेंसी का नॉइज क्या होता है? नॉइज डिस्टॉर्शन होती है सिग्नल के अंदर। ठीक है, कोई फ्लक्चुएशंस आनी शुरू हो जाती हैं। अपीयरिंग एट द आउटपुट appearing at the output will be amplified। तो वो क्या होता है? वो एम्पलीफाई हो जाता है। ठीक है, नॉइज, नॉइज समझते हैं क्या होता है? नॉइज, नॉइज इज डिस्टॉर्शन इन द सिग्नल। ठीक है, जो अनवांटेड फैक्टर्स की वजह से आ सकते हो सकता है वो जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स ही हैं वो ही आपस में इंटरफेयर कर रहे हो, तो उनकी वजह से कोई नॉइज जो है उसके अंदर आना शुरू हो जाए, फ्लक्चुएशंस आनी शुरू हो जाए। अब ये जो है आउटपुट, ये को इसको क्या करता है? इसको एम्पलीफाई कर देता है। अब इसके बाद क्या होता है कि जो हमारे पास एम्पलीफाइड आउटपुट होती है, अब जारी बात है आउटपुट के पे आपके पास एम्पलीफाइड सिग्नल आ गया, ये एम्पलीफाइड अब फीडबैक है। अब ये एम्पलीफाइड सिग्नल जो इसको वापस भेजा जाता है, इस एम्पलीफाइड सिग्नल को वापस भेजा जाता है और ये इनपुट सिग्नल तक जाता है वापस, और इनपुट सिग्नल से मिलता है और दोबारा एम्पलीफाई होता है। पहले तो एक प्रोसेस हुआ, आया सिग्नल, डायोड लगा हुआ था, उसने प्रोसेस किया, प्रोसेस करने से वो सिग्नल एम्पलीफाई हुआ। अब दोबारा उस सिग्नल का कुछ पोर्शन जो है वो आउटपुट का वापस भेजा गया है, वो वापस जाके दोबारा सिग्नल जो है फिर इनपुट के साथ क्या करेगा? मिलेगा, यानी कि कोई इंटरफेरेंस करेगा, कुछ जो भी करेगा, तो दोबारा उसके अंदर एम्पलीफिकेशन आएगी, वो जो आपने वापस सिग्नल जो है उसको फीडबैक किया है, एंड सो ऑन। और इस तरह ये पूरा सिस्टम जो है वो क्या है? वो यानी कि जब फीडबैक ऑसिलेटर लगा होगा तो ऑसिलेशन हो रही है, बार बार सिग्नल एम्पलीफाई होगा, फीडबैक होगा और एम्पलीफाई होगा, एम्पलीफाई होगा, फीडबैक होगा और एम्पलीफाई होगा। तो ये एक सीरीज ऑफ इवेंट्स जो हैं ये चलते रहेंगे। तो द एम्पलीफाइड आउटपुट, तो जो एम्पलीफाइड आउटपुट है इज फेड बैक। ठीक है, इसको वापस जो है वो भेजा जाता है टू द इनपुट, इनपुट की तरफ, एंड इज एम्पलीफाइड अगेन, और ये दोबारा एम्पलीफाई हो जाता है, एंड सो ऑन। और ये सिलसिला चलता रहता है फीडबैक।
बार बार जाता है और एम्पलीफाई होता रहता है। अब स्टेबल जो आउटपुट है ये हमें मिल जाती है क्विकली रीच्ड, और जो ऑसिलेटर है वो एक्ट करता है एज ए सोर्स ऑफ ए पर्टिकुलर फ्रिक्वेंसी, ठीक है, और वो एक पर्टिकुलर फ्रिक्वेंसी के ऑसिलेटर के तौर पर, और जो भी फ्रिक्वेंसी आपको उसको उससे आउटपुट के ऊपर मिल रही है एम्पलीफिकेशन की, अब वो जो एम्पलीफिकेशन की फ्रिक्वेंसी आ रही होगी वो एक पर्टिकुलर फ्रिक्वेंसी जो है वो आउटपुट के ऊपर आपको मिल रही होगी। तो नाउ वी कैन से दैट a stable output is reached quickly। तेजी से एक स्टेबल आउटपुट हमें मिल जाती है, एंड ऑसिलेटर एक्ट as a source of particular frequency, और ये एक पर्टिकुलर फ्रिक्वेंसी का सोर्स जो है वो बन जाता है। अब इस केस के अंदर जो लो फ्रिक्वेंसी हैं इलेक्ट्रॉनिक ऑसिलेटर्स की, इसमें फीडबैक जो है उसको यूज़ किया जाता है एज ए इलेक्ट्रॉनिक वायर्स के तौर पर, ठीक है, यानी कि जहाँ पर आपके पास जो है वो लो फ्रिक्वेंसीज आ रही हैं, तो उन फ्रिक्वेंसीज को ज़्यादा करने के लिए, उन फ्रिक्वेंसीज को हाई करने के लिए कौन सा मैकेनिज़्म यूज़ किया जाता है? फीडबैक का मैकेनिज़्म जो है उसको इस्तेमाल किया जाता है। तो इन केस ऑफ लो फ्रीक्वेंसी, तो अगर लो फ्रीक्वेंसी का हमारे पास केस है, इलेक्ट्रॉनिक ऑसिलेटर्स, का, तो द फीडबैक may be given, तो फीडबैक जो है इसको प्रोवाइड किया जाता है यूजिंग इलेक्ट्रॉनिक वायर्स। इलेक्ट्रॉनिक वायर्स के अंदर जाहिर बात है जो सिस्टम लगा होता है उसके अंदर आपने इलेक्ट्रॉनिक वायर्स जो है उनको यूज़ किया होता है, लेकिन जो हाई फ्रिक्वेंसीज हैं, however at high frequencies, लेकिन अगर आप हाई फ्रिक्वेंसीज की बात करें तो वेव्स कैन नॉट बी कन्फाइंड इन वायर्स, द वेव्स कैन नॉट बी कन्फाइंड इन वायर्स। तो हाई फ्रिक्वेंसी के ऊपर वायर्स के अंदर जो है वो वेव्स को कन्फाइन नहीं किया जा सकता, एंड हेंस डिफरेंट टाइप ऑफ फीडबैक मैकेनिज्म, और उसके वजह से डिफरेंट टाइप के जो फीडबैक मैकेनिज्म्स जो हैं आर टू बी यूज्ड, उनको इस्तेमाल किया जाता है। अब यहाँ पर बात हो रही है किसकी? हाई फ्रिक्वेंसी और
लो फ्रिक्वेंसी की। तो लो फ्रिक्वेंसी, अगर किसी वेव की फ्रिक्वेंसी कम हो तो उसकी वेवलेंथ लॉन्ग होती है लेकिन उसकी एनर्जी भी कम होती है। लेकिन अगर किसी की फ्रिक्वेंसी ज़्यादा हो तो उसकी एनर्जी ज़्यादा होती है और वेवलेंथ शॉर्ट होती है। तो अब लो फ्रिक्वेंसी की वेव्स जो हैं उनको तो आप कन्फाइन कर सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक वायर्स के अंदर, लेकिन जो हाई फ्रिक्वेंसीज की वेव्स प्रोड्यूस होती हैं, ऑब्वियसली जब आप फीडबैक करेंगे सिग्नल की तो फीडबैक की वजह से, पॉजिटिव फीडबैक की वजह से वेव्स का एम्पलीट्यूड जो है वो इंक्रीज़ होगा, उसके साथ साथ उनकी एनर्जी बढ़ेगी। जब उनकी एनर्जी बढ़ेगी तो एनर्जी बढ़ने से उनकी फ्रिक्वेंसी भी इंक्रीज होगी। तो अब ये वाली जो वेव्स हैं इनको इलेक्ट्रॉनिक वायर्स के अंदर कन्फाइन करना डिफ़िकल्ट है। तो अब इसके लिए फिर इनको कन्फाइन करने के लिए और डिफरेंट मैकेनिज़म्स जो हैं वो फीडबैक के यूज़ किए जाते हैं। अब इसमें अगर हम इसकी एग्जांपल देखेंगे तो कौन से आप यूज़ करते हैं, तो एट माइक्रो वेव फ्रीक्वेंसीज, अगर आपके पास माइक्रोवेव फ्रीक्वेंसीज हों, फॉर एग्जांपल मिसाल के तौर पर कैविटीज आर यूज्ड, और इनके लिए कैविटीज जो हैं उनको यूज़ किया जाए। तो ये कैविटीज जो हैं ये मुकम्मल तौर पर जो मेटल बॉक्सेस होते हैं उनको अपने अंदर इनक्लोज कर लेती हैं। ठीक है, कैविटी क्या होता है? कोई भी होल या कोई ऐसी जगह जहां पर आपके पास स्पेस हो लेकिन वो चारों तरफ से कवर हो, उसको हम कैविटी कहते हैं। वो दांतों वाला डॉक्टर आपको कहता है ना कि ये दांतों के अंदर कैविटी बन गई है, डेंटिस्ट कहता है दांतों के अंदर कैविटी बन गई है और उस कैविटी के अंदर बैक्टीरिया ने अपना घर बना लिया है और वो उसके घर बनाने की वजह से आपकी इन्फेक्शन नहीं ठीक हो रही। तो अब उस डेंटिस्ट को क्या करना पड़ता है, वो चूंकि वो कैविटी होती है वो एक घर सा बन जाता है जो चारों तरफ से कवर होता है और उसके अंदर बैक्टीरिया मौजूद होता है, यानी कि तशरीफ फरमा होता है उसके अंदर। तो उनको फिर उस कैविटी को रिमूव करना पड़ता है। ठीक है, वो फिर उसके लिए डिफरेंट रूट कनाल या CRT इस तरह के मेथड यूज़ करके उसको रिमूव कर दें। लेकिन मैं ये बता रहा हूँ कि कैविटी एक मतलब चारों तरफ से कवर एक जगह होती है जहाँ पे कोई चीज़ जो है वो क्या होती है, वो कन्फाइन हो जाती है उसके अंदर। तो अब यहाँ पर भी ये मसला है कि हमने अगर माइक्रोवेव फ्रिक्वेंसीज हैं इनको इस्तेमाल करें तो फिर इनमें हमें कैविटीज़ जो हैं उनको यूज़ करना पड़ता है। तो ये कैविटीज़ जो हैं, द कैविटीज़ आर कंप्लीटली enclosed by metal boxes। ये मुकम्मल तौर पर जो मेटल बॉक्सेस हैं उनसे इनक्लोज होती हैं, सच एज इन फिगर 2, जैसा कि फिगर 2 के अंदर जो है, फिगर 2A के अंदर शो किया गया है, इन विच वो बनाता हूं मैं अभी फिगर, जिसके अंदर स्टैंडिंग वेव इज प्रोड्यूस्ड, जिसके अंदर स्टैंडिंग वेव प्रोड्यूस हो जाती है। तो आप मुझे बता सकते हैं कि स्टैंडिंग वेव क्यों इसके अंदर प्रोड्यूस हो रही है? कोई फ़की, कोई आलम मुझे ये बताएगा कि इसके अंदर क्यों स्टैंडिंग वेव प्रोड्यूस हो रही है? हाँ, तो कैविटी तो है, ठीक है, यू आर राइट, आई एग्रीड विद यू। लेकिन
क्यों स्टैंडिंग वेव क्यों हो रही है, कि दूसरी ट्रैवलिंग वेव या ट्रांसफर वेव या लॉन्गिट्यूडनल वेव क्यों नहीं पैदा हो जाती इसके अंदर? जी ये कौन बोल रहा है हाथ खड़ा कर? जी कौन दे रहा है जवाब? हाँ बताएं, कौन दे रहा है? क्या कह रहे हैं? नहीं, पॉजिटिव फीडबैक तो है भाई। बात सुने कि स्टैंडिंग वेव इसलिए प्रोड्यूस हो रही है कि भाई कैविटी है ना। स्टैंडिंग वेव्स कहाँ प्रोड्यूस होती हैं? जहाँ पर फिक्स्ड बाउंड्री कंडीशंस होती हैं। कहाँ होती हैं स्टैंडिंग वेव? उधर ही होती है ना जहाँ पर फिक्स्ड बाउंड्री कंडीशंस होती हैं। दोनों हाथों के दरमियान में एक धागे को रख लो, सेंटर से क्लिप करो, तो वो धागा जो है वो क्या करेगा, वो वाइब्रेट करना शुरू करेगा और एक मोड बनेगा। अब वहां पर दो ट्रैवलिंग वेव्स आ रही हैं, वो दोनों ट्रैवलिंग वेव्स एक दूसरे के साथ कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस दोनों कर रही हैं। उसकी वजह से जहां पर वो मोड का डिस्प्लेसमेंट जीरो हो रहा है वहां पर डिस्ट्रक्टिव कर रही है, और जहां पर मोड बढ़ा हो रहा है वहां पर कंस्ट्रक्टिव कर रही है। तो ये स्टैंडिंग वेव्स हैं। ये इसमें ट्रैवलिंग वेव जो पैदा हुई हैं वो जो बाउंड्री तो आपके पास लगी हुई थी उनकी वजह से वो उन बाउंड्रीज के दरमियान कन्फाइन हो गई। इलेक्ट्रॉन होता है ना, इलेक्ट्रॉन जब रिवॉल्व करता है, अगर आपको याद हो बोहर का सेकंड पास्टुलेट, तो बोहर के सेकंड पास्टुलेट में भी वो ये कहता है कि जब इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा होता है तो वो स्टैंडिंग वेव्स बना रहा होता है। क्यों? क्योंकि वहां पर भी फिक्स्ड बाउंड्री कंडीशंस होती हैं अट्रैक्शन की वजह से, कोलम्बिक इंट्रैक्शन की वजह से। तो अब ये कैविटी है, तो कैविटी जो है इसमें तो फिक्स है ना, चारों तरफ से घिरा हुआ है, वेव कहीं बाहर तो जा नहीं सकती। तो जब बाहर नहीं जा सकती तो वो क्या करेंगी, वो वेव आपस में स्टैंडिंग वेव जो है वो कैविटी के अंदर प्रोड्यूस करेंगी। ये वजह, इस वजह से स्टैंडिंग वेव जो है वो प्रोड्यूस हो रही है। अच्छा, अब मैं पहले जो है इसकी फिगर बनाता हूँ। आप देखें कि ये मेरे पास कोई इनक्लोज्ड क्यूबिक टाइप शेप है, ठीक है। इसके अंदर अब आप देखिए ये वेव्स आ रही हैं, इस तरफ आ रही हैं। अब यहाँ पर ये बाउंड्रीज फिक्स हैं इसकी, ये बाहर नहीं जा सकती किसी जगह पर। ये फिगर ए होगी, फिगर 2A होगी, और इधर एक और मैं फिगर बना देता हूँ रेजोनेटर की, जिसकी मैंने अभी आगे जिक्र करना है। ठीक है जी, ये फिगर है हमारे पास। ये एक एम्पलीफायर है, यानी कि ये एक एक्टिव मीडियम है। ये एम्पलीफायर है, और ये हमारे पास मिरर्स हैं, और ये पार्सली सिल्वर्ड मिरर है जिसके अंदर से लेज़र जो है वो बाहर की तरफ जा रही है। ये हमारे पास एक जो है, इसको डॉटेड कर लें यहाँ से, ये ओपन कैविटी है, इसको कह लें ये फिगर 2B है। अब फिगर 2A जो है ये कैविटी है, क्लोज्ड कैविटी, यूज्ड एट माइक्रोवेव
फ्रीक्वेंसीज। ये क्लोज कैविटी है जिसको आप माइक्रोवेव फ्रीक्वेंसीज के ऊपर यूज कर रहे हैं। दूसरी ये वाली जो है ये ओपन कैविटी है, इसको कहते हैं फैब्रे पैरेट रेजोनेटर। ओपन कैविटी फैब्रे पैरेट रेजोनेटर। इसको हम कहते हैं फैब्रे पैरेट रेजोनेटर यूज एट ऑप्टिकल फ्रीक्वेंसीज। यूज्ड एट ऑप्टिकल फ्रीक्वेंसीज। इनको हम ऑप्टिकल फ्रीक्वेंसीज के ऊपर ये जो फैब्रे पैरेट रेजोनेटर होता है इसको यूज करते हैं। ये तो बिल्कुल क्लोज कैविटी है, इसमें ये यहाँ पर ये कैविटी के अंदर थोड़ी सी ओपनिंग है। अच्छा, अब अगर हमें जो है यूज करना पड़े इस तरह की क्लोज कैविटी को एट हाई फ्रीक्वेंसीज, इफ वी हैव टू यूज such a close cavity at high frequencies, the dimensions should be order of wavelength। तो डायमेंशन जो है उनका जो ऑर्डर है वो वेवलेंथ का होना। वेवलेंथ कितनी होनी चाहिए? दैट इज ऑफ द साइज 0.5 मिलीमीटर। इतना साइज होना चाहिए कैविटी का। ठीक है, अगर आपने क्या करना है, आपने क्लोज करनी है कैविटी एट लाइट फ्रीक्वेंसी। ठीक है, लाइट सॉरी यहाँ है नहीं, ये लाइट फ्रीक्वेंसी के ऊपर, यानी कि जो लाइट की फ्रीक्वेंसी कौन सी होती है? जो ऑप्टिकल फ्रीक्वेंसी होती है। ऑप्टिकल फ्रीक्वेंसी कौन सी होती है? जो विजिबल। ठीक है, उसको ऑप्टिकल फ्रीक्वेंसी का नाम जो है वो देते हैं। तो इट इज नॉट पॉसिबल टू फैब्रिकेट सच कैविटीज। तो ये पॉसिबल नहीं होता कि हम ये कैविटीज जो हैं इनको फैब्रिकेट कर सकें इन कैविटीज को। तो यहाँ से हमें ये पता चलता है कि अगर हम इनको फैब्रिकेट नहीं कर सकते इन कैविटीज को, तो इधर सा लगाना था माइक्रो वेव कैविटीज। तो माइक्रोवेव कैविटी जो है वो नहीं बनाई जा सकती। तो इसका मतलब है कि ये ज़रूरी नहीं है, इट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट
ये ज़रूरी नहीं है कि फॉर ए क्लोज्ड कैविटी at high frequency and an open cavity और एक ओपन कैविटी जो है इन दी फॉर्म ऑफ टू पैरेलल mirror will serve for that purpose. तो जो क्लोज कैविटी है, पहली बात तो यह है कि आप माइक्रोवेव कैविटीज़ को नहीं फैब्रिकेट कर सकते, उनको करना वो ज़रूरी है। तो जो क्लोज कैविटी है उसके लिए ज़रूरी नहीं है कि जो लाइट फ्रिक्वेंसीज़ हैं उसके ऊपर आप लाइट फ्रिक्वेंसीज हैं उसके ऊपर आप उसको यूज़ करें, और एक ओपन कैविटी जो है उसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं इस केस में जब आप दो पैरेलल मिरर्स की एक अरेंजमेंट जो है उसको यूज़ कर लें इस पर्पज़ के लिए। यानी कि जो माइक्रोवेव कैविटीज़ हैं वो तो फैब्रिकेट हो ही नहीं सकती, बना ही नहीं सकते आप, लेकिन जो लाइट की फ्रिक्वेंसी है, लाइट की फ्रिक्वेंसीज़ के ऊपर जो है आप कैविटीज़ जो हैं वो बना सकते हैं, और वो एक ओपन कैविटी होगी किस तरह की, जिस तरह की कैविटी हमने यहाँ पर ये इस तरह बनाई है दो मिरर्स के दरमियान। आपका पर्पज़ क्या है? आपको पर्पज़ चाहिए कि एम्प्लीफिकेशन जो है वो हो, तो ये वाली जो अरेंजमेंट है ये एम्प्लीफिकेशन के पर्पज़ को फुलफिल जो है वो करती है। लिहाजा इस केस के अंदर जब आप ये वाली कैविटी बना लेंगे, यानी कि एक ओपन कैविटी को रख देंगे दो मिरर्स के दरमियान में, जिसमें से एक मिरर फुली सिल्वर्ड होगा और एक पार्शली सिल्वर्ड होगा, यानी कि एक मुकम्मल तौर पर रिफ्लेक्शन करेगा और दूसरा पार्शल रिफ्लेक्शन करेगा और कुछ हिस्सा जो है उसको बाहर जाने देगा। तो इसका मतलब है कि ये अरेंजमेंट जो है देयरफॉर in case of lasers, लेज़र के केस में फीड बैक इज ऑब्टेन्ड, फीडबैक जो है वो ऑब्टेन्ड होती है बाय प्लेसिंग ए मीडियम by placing a active medium between a pair of mirrors. जब उनको पेयर ऑफ मिरर्स के दरमियान में आप मीडियम को रख देते हैं, विच आर फेसिंग ईच अदर, जो एक दूसरे के सामने होते हैं। विच आर फेसिंग ईच अदर। अब आप देखें ना, ये दोनों मिरर्स हैं, ये क्या हैं, एक दूसरे के सामने हैं, और इनके दरमियान में आपने एक्टिव मीडियम जो है वो रख दिया। तो जो रोल है आपके पास इनपुट सिग्नल का, द रोल ऑफ इनपुट सिग्नल
तो जो इनपुट सिग्नल का रोल है इज प्लेड बाय चांस, उसको प्ले किया जाता है बाय चांस फोटॉन spontaneously emitted, जो कि spontaneously emit होता है along the optic axis, जो optic axis हैं of the लेज़र रॉड, लेज़र रॉड के ऑप्टिकल एक्सिस आर ट्यूब। ठीक है, ये कोई इसके ऑप्टिकल एक्सिस होंगे इस रॉड के या ट्यूब के, जिसके अंदर एक्टिव मीडियम जो है वो वर्क कर रहा है। तो अब चांस फोटॉन का मतलब ये है जो स्पॉन्टेनियस इमिशन की वजह से प्रोड्यूस हुआ है, जो ट्रिगरिंग की वजह से फोटॉन प्रोड्यूस होता है वो चांस फोटॉन नहीं होता, वो तो आप बाकायदा स्टिमुलेटेड इमिशन कार्य होते हैं। एक ये होता है कि जब एटम एक्साइटेड स्टेट में होता है तो वो खुद ब खुद डिके करता है और उसकी वजह से फोटॉन जो हैं वो निकलते हैं, तो वो उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, स्पॉन्टेनियस इमिशन। तो ये बाई चांस जो फोटॉन निकल रहा है उसके अंदर वो स्पॉन्टेनियस इमिशन की वजह से और वो अलॉन्ग द एक्सिस ऑफ द ट्यूब जो है वो मूव कर रहा है। तो ये फोटॉन जो है ट्रिगर्स मैनी स्टिमुलेटेड एमिशन। अब ये जो बाई चांस फोटॉन निकला है इसकी वजह से बहुत सारे स्टिमुलेटेड एमिशन क्या होंगे वो ट्रिगर होंगे। दिस फोटॉन, अब ये जो बाई चांस फोटॉन निकला है ट्रिगर्स मैनी स्टिमुलेटेड एमिशंस। तो इसकी वजह से बहुत सारे स्टिमुलेटेड एमिशंस जो हैं वो प्रोड्यूस होंगे। एंड द फोटॉन्स एट द एंड, और एंड के ऊपर जो फोटॉन्स हैं आर रिफ्लेक्टेड बैक इनटू द मीडियम, और ये फिर रिफ्लेक्ट बैक हो जाएंगे क्योंकि मिरर आगे लगा हुआ है। जो बहुत सारे स्टिमुलेटेड की वजह दोबारा रिफ्लेक्ट बैक होंगे इन द मीडियम बाय द मिरर। ठीक है, ये मिरर जो लगा हुआ है, अब ट्रिगर होगा, एक फोटॉन निकला उसकी वजह से बहुत सारे स्टिमुलेटेड इमिशन हुए, उन स्टिमुलेटेड इमिशन की वजह से बहुत सारे फोटॉन्स निकले, वो फोटॉन्स यहाँ इस तरफ गए और दोबारा रिफ्लेक्ट बैक हुए। ठीक है, बहुत सारे गए, उन्होंने टक्कर खाई वहाँ से, फिर रिफ्लेक्ट बैक हुए। ये देखे ना, ये गया रिफ्लेक्ट, इधर गया रिफ्लेक्ट हुआ, इधर आया, फिर ये लेकिन कुछ बाहर भी निकलने शुरू हो जाएंगे। अब फोटॉन जो है ये रिवर्स करती हैं अपनी डायरेक्शन को। द फोटॉन्स रिवर्स देयर डायरेक्शन, अपनी डायरेक्शन को रिवर्स करते हैं क्योंकि जाहिर बात है वो मिरर से टकरा के आते हैं। एंड ट्रेवल थ्रू द मीडियम और मीडियम के अंदर जो है वो ट्रेवल करते हैं टिल दे रीच द मिरर एट द अदर एंड।
till they reach the mirror at the other end, जब तक दूसरे एंड तक नहीं पहुंच जाते। आए टकराए फिर इस एंड तक पहुंचेंगे। अब जब इस एंड तक पहुंचेंगे तो इसमें से ये क्या, ये पार्शली सिल्वर्ड है, इसमें से बाहर निकलने शुरू हो जाए। तो अब इस केस में आपके पास जो है वो क्या होगा, वो एम्प्लीफिकेशन होगी। अब जाहिर बात है बार बार टकरा कर वापस आ रही है, तो जब बार बार टकरा के वापस आ रहे हैं तो स्टिमुलेटेड मिशन बार बार क्रिएट कर रहे हैं। जब स्टिमुलेटेड मिशन बार बार क्रिएट कर रहे हैं तो फिर आपके पास एम्प्लीफिकेशन जो है वो हासिल हो रही है। तो सब्सटेंशियल एम्प्लीफिकेशन, तो एक अच्छी खासी मिकदार में जो एम्प्लीफिकेशन है अकर्स एज द लाइट बीम, जब लाइट बीम जो है इज रिफ्लेक्टेड सेवरल टाइम्स, इज रिफ्लेक्टेड सेवरल टाइम्स, बार बार जब वो रिफ्लेक्ट होती है, बहुत दफ़ा रिफ्लेक्ट होती है एट मिरर्स, मिरर्स पे, एंड ट्रेवल थ्रू द एक्टिव मीडियम। और एक्टिव मीडियम जो है उसमें से पास होती है, गेनिंग स्ट्रेंथ एट ईच पैसेज, और हर जो पैसेज आता है फोटॉन का उसके ऊपर ज़्यादा स्ट्रेंथ जो है वो गेन करना शुरू कर देते हैं। तो अब ये जो हमारे पास ये लेज़र्स का केस है, इसके अंदर ये क्या बन गया है, एक ऑप्टिकल रेजोनेटर बन गया। ये जो सारी चीज़ है इसको हम क्या कहेंगे, ऑप्टिकल रेजोनेटर। इन द केस ऑफ लेजर्स, जो लेजर्स का केस है इसमें द पेयर ऑफ मिरर्स, जो पेयर है मिरर्स का, फॉर्म एन ऑप्टिकल रेजोनेटर। तो ये एक ऑप्टिकल रेजोनेटर बना देता है। तो ये एक स्ट्रक्चर जो है ये एक्चुअली एक ओपन रेजोनेटर है कि इसकी साइड्स जो होती हैं वो ओपन होती है। दिस स्ट्रक्चर इज एक्चुअली, अब ये जो स्ट्रक्चर है हमारे पास, एन ओपन रेजोनेटर, ये एक ओपन रेजोनेटर है एज द साइड्स आर ओपन, क्योंकि साइड्स ओपन है तो इसको हम कहते हैं फैब्रे पैरेट रेजोनेटर। इट इज known as
फैब्रे पैरेट रेजोनेटर, और इसको फैब्रे पैरेट रेजोनेटर का नाम जो है वो आप देते हैं। अब ये मिरर जो होते हैं, यहाँ ये प्लेन होते हैं, यहाँ ये कर्व होते हैं। द मिरर्स could be either plane or curved, या कर्व्ड होते हैं, या प्लेन मिरर्स होते हैं या कर्व्ड मिरर्स होते हैं। और इस तरह इनको डिज़ाइन किया जाता है एंड डिज़ाइंड such that one of them, इस तरह डिज़ाइन किया जाता है कि इनमें से एक जो है रिफ्लेक्ट्स ऑल द लाइट, एक जो है वो सारी लाइट को रिफ्लेक्ट करता है। ठीक है, मतलब जितनी लाइट आ रही होती है वो सारी रिफ्लेक्ट कर देता है। दैट रीचेज इट, जो इस तक पहुंचती है, इस मिरर तक, यानी कि जो ये वाला मिरर है, ये वाला, ये पूरी सारी लाइट को रिफ्लेक्ट कर देता है क्योंकि ये फुली सिल्वर्ड है, मुकम्मल तौर पर ये सिल्वर्ड है। while the other one, लेकिन जो दूसरे वाला है रिफ्लेक्ट्स मोस्ट ऑफ द लाइट इंसिडेंट ऑन इट, जो कि उसके ऊपर इंसिडेंट होती है। अब स्मॉल पोर्शन ऑफ लाइट जो है वो ट्रांसमिट होता है थ्रू मिरर, ज़्यादा क्या हो रही होती है, रिफ्लेक्ट हो रही होती है। उस रिफ्लेक्शन की वजह से स्टिमुलेटेड एमिशन होता है, फोटॉन्स प्रोड्यूस होते हैं, और स्मॉल पोर्शन जो है उन फोटॉन्स का वो इस मिरर से बाहर ट्रांसमिट होता है। ठीक है, तो a small portion of light, तो जो लाइट का स्मॉल पोर्शन है is transmitted through this mirror, वो इस मिरर में से ट्रांसमिट हो जाता है एज द लेजर आउटपुट बीम, लेजर आउटपुट बीम के तौर पर। अच्छा, अब मैं यहाँ पर जो है एट द एंड जो है एक ब्लॉक डायग्राम जो है वो इसकी बनाता हूँ, जो इस सारे प्रोसेस को जो है वो डिस्क्राइब करेगी रेजोनेटर के। ये देखिए, ये एक ब्लॉक डायग्राम है। ठीक है, इसमें
ये ऐसे बना लें, ठीक है। अब यहाँ पर ये एक मिरर पड़ा हुआ है, एक मिरर इधर पड़ा हुआ है, ठीक है। इसको कह लें ये ओ एम है, ये पी इधर पे एक्टिव मीडियम के लिए पावर सप्लाई कर रहा है, ये यहाँ पर ए एम एम्पलीफिकेशन जो है वो हो रही है। ये अब ये यहाँ से बीम निकलेगी, ये इस तरफ जाएगी इसके अंदर, ठीक है। यहाँ पर ये एक आई ई और इसको कह लें ये मिरर एम है। उस साइड पर भी मिरर है, दूसरी साइड पर भी मिरर है, तो इसको कह लें ये फिगर 3 है, फिगर 3 ब्लॉक डायाग्राम ऑफ लेज़र। इसको कहेंगे ये लेज़र की ब्लॉक डायाग्राम है। तो अब जो बेसिक कंपोनेंट्स हैं, द बेसिक कंपोनेंट्स ऑफ लेज़र may be represented in a block diagram। इनको जो ब्लॉक डायग्राम है उसमें शो किया गया। अब ये क्या है, अ लेज़र कंसिस्ट ऑफ एक्टिव मीडियम। पहले नंबर पर तो आपको लेज़र में एक्टिव मीडियम जो है वो चाहिए, इसको आप कहेंगे एक्टिव मीडियम। ये ए एम जो एम्पलीफिकेशन कर रहा है, ए एम एक्टिव मीडियम प्लेस बिटवीन टू मिरर्स कौन कौन से, एम एंड ओ एम, दो मिरर्स के दरमियान प्लेस किया हुआ जो एम और ओ एम है, एंड इज पम्प्ड बाय पंपिंग एजेंट पी, ये एजेंट है, एंड पम्प्ड बाय पंपिंग एजेंट पी, और इसको पंपिंग एजेंट पी से आपने पंप किया। एक एडिशनल एलिमेंट ये जो आई ई रखा हुआ है यहां पर, एन एडिशनल एलिमेंट आई ई, एक जो एडिशनल एलिमेंट है आई ई में भी समटाइम्स, बाज़ दफ़ा जो है ये लोकेटेड होता है विद इन ए कैविटी, विद इन कैविटी, कैविटी के अंदर, टू attain desired characteristics of output laser या लेजर आउटपुट।
ये पूरी ब्लॉक डायग्राम है आपके पास। नो नेक्स्ट टाइम जो है मैं अभी सिर्फ मैंने आपको यहाँ पर ये बताया कि एम्पलीफायर क्या होता है और ऑप्टिकल रेजोनेटर क्या होता है। तो नेक्स्ट टाइम जो है मैं वो आपको बताऊंगा कि व्हाट इज़ द एक्शन ऑफ ऑप्टिकल रेजोनेटर। ऑप्टिकल रेजोनेटर जो है वो किस तरह एक्ट करता है और फिर उससे हम थ्रेशोल्ड कंडीशन जो है उसको किस तरह निकालते हैं।